प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग 10 का पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2 संघवाद, इसको हम लोग देखते हैं। पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने देखा कि सत्ता, जिसे कानूनन शक्ति प्राप्त होती है, कैसे वहां बंटवारा होता है। उसमें सत्ता में लोग हिस्सेदारी चाहते हैं। बेल्जियम का उदाहरण आपने देखा, साथ ही श्रीलंका का भी उदाहरण हमने देखा। और इस अध्याय में हम लोग संघवाद को देखेंगे कि किस तरह शक्तियों का बंटवारा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद किस तरह विभिन्नता में शक्तियों के अलग अलग स्तर में, इन सब के बावजूद एक होकर चलने की रणनीति अपनाई जाती है। अपने देश में भी संघवाद के सिद्धांत को अपनाया गया है और इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि किस तरह संघवाद काम करता है और शक्तियों का कैसे विकेंद्रीकरण किया गया है, शक्तियों का कैसे बंटवारा किया गया है, संविधान के अनुरूप कैसे शासन चलता है। इन सब के साथ साथ शासन का एक स्तर, स्थानीय शासन का आपने नाम सुना होगा, उस पर भी हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे संघवाद क्या है। तो आप यदि पिछले अध्याय पर भी देखें, गौर करें, तो आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में बदलाव किया गया था। उसमें केंद्रीय जो शक्ति थी उसमें क्या हुआ था, आपको याद यदि हो तो फ्रेंच और डच दो बहुभाषी जो वहां थे और दोनों में विवाद की स्थिति थी, तो दोनों ने अंततः समझौता कर लिया कि आधे मंत्री तुम्हारा होगा, आधा मंत्री तुम्हारा होगा। और इस तरह इस समझौते से दोनों का काम चल गया और किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ। उन्होंने समाधान अपनाया सुलह करके। और उससे पहले भी देखें तो बेल्जियम में प्रांतीय सरकार को भी कुछ अधिकार दे दिए गए थे। और प्रांतीय अधिकार कैसे हुआ, जैसे कि कोई केंद्र है और कोई राज्य अपने यहाँ, तो राज्य को आप प्रांत समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि कुछ अधिकार राज्य के पास होती है और कुछ अधिकार केंद्र के पास होती है। अच्छा, तो वहां जो है केंद्र के द्वारा प्रांत को कुछ अधिकार दे दिए गए थे और ये अधिकार सरकार वापस ले सकती थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन 1993 में वहां बदलाव हुए और संवैधानिक दृष्टि से प्रांतों को अधिकार दे दिए गए। प्रांतीय सरकार को जो अधिकार मिला, उसके बाद इस नए अधिकार से अब वह केंद्र पर निर्भर नहीं रह गया था और बेल्जियम एकात्मक शासन वहां पहले था बेल्जियम में। और उसके बाद जब वो प्रांत को अधिकार दे दिए, प्रांत को भी कुछ अपना अधिकार हो गया, तो फिर बेल्जियम ने, हम यह कह सकते हैं कि एकात्मक शासन की जगह संघात्मक शासन को अपनाया, संघीय स्वरूप को उन्होंने अपनाया। वहीं यदि श्रीलंका का उदाहरण देखें तो वहां भी समस्या थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं किया। और एकात्मक शासन का उदाहरण श्रीलंका आज भी बना हुआ है। और एकात्मक शासन में क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार रहते हैं और वही संघात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य होते हैं उसके पास भी अधिकार होते हैं। तो श्रीलंका में तमिल नेता चाहते थे कि उसे भी जो है जगह मिले, स्थान मिले, या वो लोग कहते थे कि हमको अलग ही देश बना के दो। और संघीय शासन का अगर हम कहें एक तरह से तो वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने उसकी मांगों को नहीं माना। और यदि आप सरल अर्थों में समझें तो संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। जो पूरे देश में महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाता है और वह केंद्र के पास आता है। और जो कम महत्व का रहता है विषय, जो इंसान के, व्यक्ति के, वहां के नागरिकों के रोज के जीवन से जुड़ा हुआ विषय होता है, वह राज्य के पास होता है। और दोनों सरकार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, दोनों का महत्व होता है और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में।
आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, और जितना ही लाल कलर में है सब में संघात्मक शासन व्यवस्था है। और आप कह सकते हैं कि दुनिया में भी 193 देश है, तो 40% जनसंख्या वहां बसती है, और उसमें 25 से अधिक देशों में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। और दुनिया में दोनों तरह की संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, कहीं कहीं एकात्मक शासन व्यवस्था और कहीं संघीय शासन व्यवस्था। तो इसके बाद यदि हम देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों एक दूसरे के उलट है, विपरीत है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और उसके अंदर जो इकाई होती है उसके अधीन, वो केंद्र के अधीन होकर काम करती है, उसके आदेश का उन्हें पालन करना पड़ता है। पर संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार अलग, राज्य सरकार को अलग। राज्य सरकार को वो जबरदस्ती आदेश देकर काम नहीं करवा सकती, नहीं ये काम करना होगा। लेकिन एकात्मक शासन में यूनिट राष्ट्र एक होता है और अपने नीचे अधीनस्थ इकाइयों को वो आदेश देता है, उसका पालन होता है। लेकिन संघीय स्तर पर ऐसी बातें नहीं होती है। राज्य सरकारों के पास भी संविधान उसे कुछ अधिकार देती है और इसके लिए वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। हम यह कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों संघवाद में, संघीय स्तर की सरकार में राज्य के पास भी शक्ति होती है, वह केंद्र के अधीन होकर रहकर काम नहीं करती है। अब हम यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। तो इसके विशेषताओं के रूप में हम कह सकते हैं कि संघीय सरकार जहां होती है, जहां संघीय व्यवस्था होती है, वहां 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होती है। 2 स्तर पर या उससे अधिक भी हो सकती है। और हर स्तर पर जो है अलग अलग सरकारें तो होती है, लेकिन नागरिक एक ही होती है। एक ही नागरिक समूह पर दोनों शासन करती है। जैसे कि यदि आप बिहार के हैं, यहाँ की किसी जिले के, तो आप पर बिहार सरकार का भी नियंत्रण है और भारत सरकार का भी, केंद्र का भी। तो उसी तरह आप यह समझ लें कि कहीं भी, जहां कहीं भी संघीय व्यवस्था है तो वहां कोई भी नागरिक समूह है उस पर दोनों कानून लागू करती है, दोनों का नियंत्रण रहता है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर वसूलने, टैक्स लगाने का उसको अधिकार है और दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र उस पर होता है। तीसरा देखें तो जो भी अधिकार है राज्य सरकार के अथवा केंद्र सरकार के, तो वह संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिए गए हैं, और ताकि किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति नहीं हो। केंद्र का अस्तित्व है तो फिर राज्य का भी अपने आप में अस्तित्व बना रहे। अच्छा, कोई भी प्रावधान और संविधान जो लिखी गई है वह कोई अकेले नहीं बदल सकती है, बल्कि दोनों स्तर की सरकारें जब सहमत हो जाए किसी बिंदु को बदलने के लिए, संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तभी वो संविधान बदला जा सकता है। और अदालत को सरकार के कानून जो लागू करते हैं इसका व्याख्या करने का अधिकार होता है। यदि लगे कि किसी तरह का दोनों में विवाद है संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो सर्वोच्च न्यायालय वहां पर समाधान करता है, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। और आप यहाँ पे यह भी समझ लें कि न्यायालय जो है वह स्वतंत्र होती है और संविधान की व्याख्या वो करती है। अच्छा, वित्तीय स्वायत्तता के लिए जो है दोनों का अपना अलग अलग स्रोत है। कैसे वो टैक्स लगाएगी, कहां से वो धन लाएगी, राज्य सरकार का अलग बजट होता है और केंद्र सरकार का फिर अलग बजट होता है। संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। इसमें क्या है, तो केंद्र के स्तर पर जब हम देखते हैं तो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ साथ क्षेत्रीय जो विविधता है, हर एक राज्य के हर एक क्षेत्र का अपना अपना विशेषता है। तो एक तरफ देखते हैं कि पूरे देश का कल्याण करना, पूरे देश का शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जितनी भी राज्य हैं सबका सम्मान करना, उनके यहाँ जो क्षेत्रीय विविधता है, जो उसके उस एरिया का जो विशेषता है उसका भी सम्मान होता है। यही कारण है कि संघीय शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है और दोनों का कामकाज का भी स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया गया है। सत्ता का बंटवारा भी जो है सहमति से होता है और एक दूसरे पर भरोसा भी होता है। आप देखते होंगे जब सरकार बदलती है तो कानून उसे जो है वोट देती है, बहुमत आया, फिर सरकार बदल गया, लेकिन सरकार जब बदल गया जिसको आता है वो आराम से जो है सत्ता हस्तांतरित कर देते हैं और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह भी है कि दोनों संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों आपसी भरोसे पर, आपसी सहमति के साथ सरकार
चलाते हैं। और संघीय शासन व्यवस्था में भी हर देश की स्थिति एक जैसी होगी यह नहीं कहा जा सकता है, या इस पर कई एक कारक है जिस पर कि यह निर्भर करता है। जैसे कि संघ की स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भों में हुई, इस पर भी निर्भर करता है। और संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो यह आमतौर पर दो तरीके से गठित की जाती है। पहला तरीका है कि कई एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र हैं और सभी मिलकर एक इकाई का स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसमें दोनों राष्ट्रों का अपना, या कई राष्ट्रों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना पहचान भी रहेगा और सभी में खुशहाली रहेगा, और लेकिन सभी एक झंडे के तले रहेंगे। अपनी खुशहाली बढ़ाने का जो है हर किसी को रास्ता अख्तियार करने का अधिकार रहता है। और जैसे कि आप यहाँ पर इसका उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों को ले सकते हैं कि और ये सारे संघीय व्यवस्था वाले देश का उदाहरण है। और यहाँ पर केंद्र के साथ साथ हर प्रांत को अपने विशेष अधिकार हैं, बल्कि कहें तो केंद्र से ज्यादा अधिकार प्रदेश को प्राप्त होते हैं। यह एक स्वरूप हुआ कि कई प्रदेश मिले, कई राष्ट्र मिले और एक झंडे तले आए, और सबों का विशिष्ट पहचान भी रह गया और सामूहिक रूप से काम भी हुआ, बड़ा एक इकाई भी बन गया। तो लेकिन वहीं संघीय शासन व्यवस्था के गठन का एक दूसरा तरीका भी है। जहां कोई बड़ा देश है, तरह तरह की विविधता है, तो सभी विविधता का सम्मान करते हुए अलग अलग राज्य का गठन कर देना। और इसके उदाहरण के रूप में हम अपने भारत को, बेल्जियम को, स्पेन को रख सकते हैं, जहां की स्थानीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर स्वतंत्रता दी गई। आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा इकाई है, उसको शासन सुविधा की दृष्टि से आंतरिक विविधता का सम्मान करते हुए उसको अलग अलग अधिकार दे देना। और आपने देखा कि भारत, बेल्जियम, स्पेन, इन सब देशों को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। यहाँ पर इन सबों के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि किसी विशेष राज्य को विशेष जरूरत, विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, तो उसे विशेष आवश्यकता भी दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाता है, विशेष सुविधा उस राज्य को दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप ये कुछ टिप्पणी देख सकते हैं कि कैसे नेपाल का नागरिक है और वे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर खगराज नाम का आदमी बोलता है कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, क्योंकि यदि संघीय व्यवस्था की वाली बात हो जाएगी, नेपाल में संघीय व्यवस्था नहीं है, और वो कह रहा है यदि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था हो जाएगी तो सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा, तो किसी के अधिकारों में कसौटी होगी। तो वहीं फिर मीता बोलता है कि जो है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, तो हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, छोटा देश है, तो बड़ा देश में जरूरत पड़ता है। तो फिर वहां पे बाबूलाल, तो वो कहता है कि नहीं, अगर संघ होता तो अच्छा होता। उसका अपना विचार है कि तराई क्षेत्र जो नीचे का इलाका है, वहां अगर अलग राज्य सरकार बन जाता तो उन लोगों को ज्यादा स्वायत्तता होती, अपने अनुकूल वो निर्णय कर पाता। उसी परिचर्चा में राम गणेश नाम का भी एक आदमी आता है। राम गणेश कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो क्या होगा, कोई न कोई तो अधिकार का इस्तेमाल करेगा, और जो अधिकार का इस्तेमाल राजा करता है वहां पर वो निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। आप इस वार्तालाप के माध्यम से, इस विवर्स के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था को लेकर सबों का अपना अपना राय हो सकता है। आप भी अपना राय यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप संघीय व्यवस्था को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो श्रीलंका अथवा बेल्जियम जैसे देश छोटा देश था, तो वहां भी जो है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हर जगह लोग रहते हैं। तो छोटे देश में जब भाषा धर्म के आधार पर समस्या हो सकती है, सत्ता में साझेदारी को लेकर, शक्तियों को लेकर, तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में शक्तियों को लेकर और विविधता को लेकर कितनी तरह की समस्याएं होती होगी, हो सकती है। और हर कोई
क्या समझ लें कि संघवाद क्या है? शक्ति का सब खेल है। लोग राज्य के रूप में, अपने क्षेत्रता के रूप में शक्ति चाहते हैं, और इस संघवाद में भी शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति का बंटवारा होता है, शक्ति का हस्तांतरण होता है, और सारा खेल शक्ति पर ही टिका हुआ है। अपना देश भारत, यहां भी अपने देश में भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है, लेकिन और कई देशों की अपेक्षा यहाँ की स्थिति कुछ भिन्न थी। इसका कारण था कि अपना देश जब स्वतंत्र हो रहा था तो आपने देखा कि आजादी के समय भयंकर रक्तपात हुआ, दंगे फसाद हुए धर्म के आधार पर, और बहुत से लोगों को, लाखों लोगों की जानें चली गई, देश का बंटवारा हो गया, दो टुकड़ा हो गया। और वहीं साथ साथ क्या हुआ कि आजादी के बाद जब राष्ट्र बना तो बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े, जो राजा का घराना था, तो वे सब भारत में विलीन हो गए जो भारत में थे। और यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पर घोषित किया गया, संघ राज्य के रूप में। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को हमने देखा, उसके विशेषताओं के आधार पर यदि अपने देश का तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि संविधान में मौलिक रूप से दो स्तर की शासन व्यवस्था का जिक्र किया गया है, एक संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है संघीय सरकार और राज्य सरकार का होना, और उस विशेषता को अपने देश में भी ग्रहण किया गया है। केंद्र सरकार के रूप में, संघ सरकार के रूप में जो केंद्र सरकार होती है वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके बाद राज्य होती है, और राज्य अपने एक निश्चित विभाग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखते हैं कि भारत है, इस यहाँ 28 राज्य हैं, तो हर एक राज्य का अपना अपना क्षेत्र है, तो वो अपने का देखता है, और केंद्र सरकार पूरे भारत का देखता है। वहीं अब यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि पंचायत के रूप में भी संस्था है, जिसे कि संघीय शासन का एक तीसरा स्तर आप कह सकते हैं। उन्हें भी कुछ अधिकार है, उन्हें भी टैक्स लगाने का अधिकार है, उन्हें भी कुछ सुविधा मुहैया कराने का अधिकार है। तो तीन तरह की शासन व्यवस्थाओं का जिक्र अपने देश में आप कर सकते हैं, और सबों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र भी है। सबों का अधिकार अलग है, सबों का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन यह बात अलग है कि नागरिक एक ही है, एक ही नागरिक पर तीनों शासन करते हैं। अब अगर हम देखें तो किस विषय पर किसका अधिकार है, तो यहां पर तीन तरह का सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र का नियंत्रण रहता है, राज्य का नहीं, राज्य सूची पर राज्य का रहता है, और एक समवर्ती सूची, उस पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण रहता है। जो कि महत्वपूर्ण मामले हैं उसे केंद्र सरकार अपने पास रखी हुई है। जैसे कि संघ सूची में कौन कौन विषय है, तो उसमें रक्षा, पूरे देश का रक्षा करना है, विदेश मामले, किस देश के साथ व्यापार करना है, कैसे उसे संबंध रखना है, बैंक, रेल, डाक, तार, मुद्रा, ये सारे महत्वपूर्ण विषय, ये सब केंद्र के अधीन है, ये सब संघ सूची में है। और उसी तरह राज्य सूची के अलग विषय हैं, जिस पर कि राज्य सरकार कानून बनाती है। उसमें क्या कर सकते हैं हम, पुलिस आप देखते होंगे, वो राज्य सूची का विषय है, उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, स्थानीय स्तर के जितने महत्व के विषय हैं, ये सब राज्य सूची में है। इससे लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए रहते हैं। वहीं कुछ सूची है जिस पर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो उसे समवर्ती सूची कहा गया है। समवर्ती सूची क्या है, तो उसमें शिक्षा समवर्ती सूची में है, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि सारे विषय जो है जिसमें दोनों सरकारों को महत्व दिया गया है। यहां पर आप यह भी समझ लें कि यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति होती है, तो फिर वहां केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है। आप यह भी सोच सकते हैं कि बहुत ऐसे विषय होंगे जो कहीं होंगे ही नहीं, विशेष करके इस मामले में कि संविधान बनने के बाद भी बहुत सारी चीज आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सारी चीज तो उसमें नहीं थे। ये सारे चीज
समसामयिक है। तो ऐसे विषय किसके अंतर्गत आए, केंद्र में या राज्य में? तो ये सारे जो सारे विषय नहीं है, तो ये सारे विषय केंद्र सरकार के अधीन है। संघ सूची में ये विषय जाने योग्य हो जाते हैं। यह भी समझ लें कि संघवाद के अंतर्गत सबको साथ लेकर चलने की नीति होती है। इसके बावजूद संघीय व्यवस्था में आवश्यकता के मद्देनजर किसी राज्य को किसी विशेष परिस्थिति की मांग होती है, कोई जरूरत की, तो उसे विशेष सुविधा भी दी जाती है। कोई राज्य यदि बॉर्डर इलाके का है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, तो उसके साथ अलग भी व्यवहार किया जाता है, उसको कुछ अलग सुविधा भी मुहैया करा दी जाती है। पहले ऐसा था कि भारत में एक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को पहले धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिया गया था, लेकिन अब वो अधिकार उनका समाप्त हो गया है। अभी के तारीख में जैसे अन्य राज्य है वैसे ही जम्मू कश्मीर भी है। यहां पर यह भी जान लें, एक संघ हुआ, एक राज्य हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र थे, यहां तो एक इकाई के रूप में, उसके बाद छोटे छोटे इकाई में बांटा गया, तो या कभी राज्य से फिर दूसरा राज्य भी बना। तो कुछ ऐसे इलाके थे जो कि कहीं राज्य में विलीन नहीं हो सकते थे अथवा वो स्वतंत्र भी नहीं हो सकते थे, तो वो सीधे केंद्र के अधीन रहा। उसे आप संघ शासित प्रदेश के रूप में भी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी आप जानते होंगे। अभी 8 प्रदेश है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन सब चीजों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब चीज जो आप देखते हैं, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और इनका शासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है संविधान का में दे दिया गया है, और ये एक बुनियादी बात है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। और अगर विशेष परिस्थिति में बदलाव की जरूरत है तो साधारण तौर पर आप ये जानते हैं, कोई भी कानून बनता है तो संसद में बन जाता है, कानून में बदलाव हो जाता है संसद में। लेकिन इस तरह की कोई बुनियादी बदलाव की बात हो तो इसको कठिन प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है। कैसे? तो संसद में 2/3 बहुमत से उसे पास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जितने भी राज्य हैं उसमें कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं से उसे मंजूरी मिलनी होती है, तभी कोई फेरबदल किया जा सकता है। यहां पर आप यह भी समझ लें कि आपको कभी कभी लगता होगा कि दोनों में टकराव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? आप यह समझ लें कि टकराव की स्थिति में फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना होता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। संविधान के द्वारा उसे बुनियादी अधिकार मिले होते हैं। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर यदि विवाद हो जाए तो फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को करना होता है। आप यह भी जान लें कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है, वो संविधान का रक्षक है, संविधान की व्याख्या करती है और उसके निर्णय को मानना पड़ता है। इसके साथ साथ यह भी देखें कि केंद्र सरकार हो, संघ सरकार या राज्य सरकार, सबों को अपना अपना वो भरपाई कैसे करेगा। कोई भी काम करेगा तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे सरकार कहां से लाती है? तो टैक्स लगाकर। तो संघ सरकार और कोई राज्य सरकार, सबों को अपना अपना टैक्स निर्धारित करने का अधिकार है कि वो कैसे और कितना किसी मद पर टैक्स लेती है। यहां पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसको भी आप समझ लें कि पोखरण है राजस्थान में, जहां की भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। अब ये कल्पना करने की बात है कि अगर राजस्थान सरकार चाहता कि वो परमाणु नीति को नहीं लागू करे भारत सरकार, तो क्या होता? भारत सरकार को परमाणु परीक्षण के लिए रोक सकती थी। आप यहाँ मंथन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकती थी। जो केंद्र का बात हमेशा यहाँ पर चलता है, उसका बात सर्वोपरि होता है। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण भी समझ लें कि अगर कोई सरकार है सिक्किम, और वो अपना स्कूल में नए पाठ्यक्रम लागू करना चाहती है, और केंद्र सरकार की जो विषय वस्तु है उसको पूरा पसंद नहीं है, तो क्या वो नई पाठ्य पुस्तक लागू कर सकती है, या उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? आप इस पर मंथन कर सकते हैं। और यह भी तीसरा बिंदु दिया गया है कि अगर कोई नक्सलियों से नक्सलवादी एक समस्या है कि कुछ लोग जो है असंतोष, विद्रोह जैसी स्थिति में हिंसक अख्तियार करते हैं और उससे बहुत क्षति भी पहुंचती है। तो अगर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
सभी मुख्यमंत्री की राय अलग अलग है कि नक्सलियों से कैसे निपटा जाए। ऐसे में क्या भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जो सभी मुख्यमंत्री माने? यह बात आप सोच सकते हैं। और आपने टीवी में, रेडियो में, समाचार पत्र आदि में भी अगर देखते होंगे तो आपको कभी कभी देखते होंगे प्रधानमंत्री ने कोई आदेश दिया तो क्या उसे सभी राज्य को मानना पड़ता है? सभी राज्य मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं? या आप भी सोच सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय शासन व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधान का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ संवैधानिक प्रावधान होने से ही सब चीज नहीं हो जाता है, उसे लागू करना पड़ता है। और अगर अपने देश की बात करें तो सबसे अहम बात यह भी है कि भारत में, अपने देश में संघीय शासन व्यवस्था यदि सफल है तो यहाँ का जो लोकतांत्रिक माहौल है, लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है, यह काफी हद तक सफल रहा है। इसको इसका श्रेय जाता है। संघवाद की भावना इसका और विविधता का सम्मान करने के साथ साथ एक साथ संग संग रहने की इच्छा, देश की साझा संस्कृति का सम्मान, ये इन सब बातों का भी अपने देश में महत्व है। और इससे पता चलता है कि यह काम कैसे इतनी आसानी से हो सका है। आप यहाँ पर देखिए, एक मानचित्र देख सकते हैं कि 1947 का भारत क्या है, कितना बड़ा इसका सीमा है और इसमें कितनी विविधताएं रही होगी। कालांतर में यह सीमाएं टूट गई। हमने देखा कि आजादी के समय देश का बंटवारा हो गया। कई एक कारण रहे। यहाँ पर इसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं भाषाई राज्य का। अपने देश में भाषा के आधार पर राज्य बना, जो हम लोग बोलते हैं भाषा। तो हर एक क्षेत्रवासी को अपने भाषा से लगाव होता है और वे चाहते हैं कि मेरे भाषा को सम्मान दिया जाए। 1947 में लोकतंत्र की राह अपना देश अपनाया और वहीं अब तक में देखें तो उस समय का मानचित्र देखें और अभी का मानचित्र देखिए तो दोनों में लगेगा कि बहुत सारा प्रांत बदल गया, विलीन हो गया, समाप्त हो गया। इतना बड़ा बदलाव क्या अचानक आ गया? नहीं, इनके पीछे कई एक कारण रहे। कई एक प्रांत बनाए गए, कई प्रांतों की क्या हुई, सीमाएं बदल गई और कई जगह के नाम भी बदल गए। जब भारत गुलाम था, 1930 की ही बात करें तो उस समय भी राजनीतिक दलों ने कहा था कि भाषा के आधार पर स्वतंत्रता, स्वायत्तता होनी चाहिए इलाके, क्षेत्र विशेष को। और उसके बाद उन लोगों को लगा कि जब हमें आजादी मिल जाएगी तो फिर अपना देश होगा, अपना क्षेत्र होगा, अपना स्वतंत्रता मिलेगा, स्वायत्तता मिलेगा। तो वहीं 1950 में जब 1947 में आजादी मिल गई, उसके बाद बहुत से प्रांतों में भाषा के आधार पर नए राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी। और हम देखते हैं कि उसके बाद राज्य का पुनर्गठन किया गया 1953 में और उसके बाद 1956 में कई एक राज्य भी बने। तो भाषा के आधार पर तो राज्य बने ही, इसके आधार पर, इसके साथ साथ भूगोल पर, एथेंसिटी पर, जातीयता निर्जातीयता के आधार पर कि उन लोगों को भी सम्मान मिले, उनको भी समानता का एहसास हो, उनको भी महत्व दिया गया है देश में। तो इस तरह कई एक नए राज्य भी बने। नागालैंड आप देख सकते हैं, उत्तराखंड देख सकते हैं, झारखंड देख सकते हैं, इस तरह कई एक राज्य बने। हालांकि शुरू में तो लगा था कि भाषा के आधार पर यदि राज्य बनेगा तो इस तरह तरह की बातें उठेंगी, मांगे उठेगी और देश टूट जाएगा, अखंडता पर खतरा पहुंचेगा। और यही कारण था कि राज्य पुनर्गठन आयोग को आजादी के बाद कुछ दिनों के लिए टाल भी दिया गया। लेकिन यह अब तक का अनुभव है कि भाषावार राज्य बनने से देश एकीकृत ही हुआ है, विखंडित ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। देश मजबूत ही हुआ है और पहले से अधिक सरलीकृत हो गया है, सुविधाजनक हो गया है। आपके लिए सोचने वाली एक प्रश्न यहाँ पे है। आप तीन राज्य के नाम बताइए जो कि आजादी के बाद बने हो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाषा नीति। तो भाषा का सम्मान
संघीय व्यवस्था में किया जाता है। और अपने देश में भी भाषा को लेकर बहुत विवाद हुआ। आप जानते हैं कि आप यदि हिंदी बोलते हैं, आपको लगता होगा कि देश में सभी कोई हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। यहाँ तक कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब कि राज्य का काम हिंदी में होगा। और यह भी जान लें, पूरे देश में 42% आबादी की मातृभाषा को देखें तो वो हिंदी है। और यहाँ पर अन्य भाषाभाषी जो दूसरे भाषा बोले हैं, मराठी हो गए, बंगाली हो गए, तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, कन्नड़ हो गए, सबों का सम्मान किया गया है। यहाँ तक हो गया अपने देश में कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो गया कि वो इलाका विशेष, वो क्षेत्र विशेष में उस बोली की बहुतायत है, तो फिर वहाँ उसको एक अलग राज्य का ही दर्जा दे दिया गया। और अभी इतना जान लें कि वर्तमान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। बोली के रूप में बहुत सारी हजारों बोली जाती है अपने देश में, लेकिन आधिकारिक रूप से जो भाषा को जिस अनुसूची में रखा गया है वहां पर 22 भाषा को मान्यता दी गई है। पहले 14 ही था, फिर 18 हुआ, फिर अभी 22 भाषा इसमें है। और अनुसूचित भाषा का अर्थ हुआ कि आप उसमें से जिस भी भाषा में आप चाहिए, आप अपना जैसे परीक्षा दे सकते हैं, तो उस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। और हर एक राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। और हर राज्य में अपना अपना काम अपने राजभाषा में होता है। आपने देखा कि श्रीलंका में सिंहली भाषाभाषी थे अधिक, और उन्होंने सोचा कि सारे पूरे देश में सिंहली भाषा को ही चलाया जाए। इसके उलट अपने देश में ऐसी स्थिति नहीं हुई। संवैधानिक भाषा के रूप में हिंदी को ही मान्यता नहीं दी गई। सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर कहा गया था उस समय कि 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी में काम होगा, उसके बाद हिंदी में काम होगा। लेकिन बहुत से जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी में काम जारी रहना चाहिए। तमिलनाडु में तो इसके लिए बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ कि केंद्र सरकार ने फिर वहां पे क्या किया कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी प्रयोग करने की अनुमति दे दी कि ऐसा नहीं कि हिंदी में ही काम होगा, ठीक है हिंदी में होगा और अंग्रेजी में भी काम होगा। और इस तरह जो है दोनों भाषा को जब अनुमति दे दी तो हिंदी ही एकमात्र भाषा नहीं रही, और जिस कारण विवाद यहाँ पर सुलझ गया, विवाद बढ़ा नहीं। वही श्रीलंका में क्या हुआ था कि एक ही भाषा को मान्यता दिया, जिससे दूसरे भाषाभाषी नाराज हो गए। लेकिन अपने यहाँ ऐसी बातें नहीं है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी है, और अंग्रेजी के साथ साथ अन्य प्रांतों में अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। और हिंदी को उसमें लगा दूसरे राज्य वालों को कि हिंदी ही हो जाएगी तो हम लोग को भी हिंदी बोलना पड़ेगा, मेरा भाषा समाप्त हो जाएगा। या उसी तरह जब लगा कि अंग्रेजी जो जानते हैं उसी को लाभ पहुंचाएगा, अंग्रेजी भाषा रहेगी, लेकिन यहाँ पर हिंदी को बढ़ावा दिया गया। और आप देखते होंगे कि हिंदी दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। और आपकी भाषा यदि हिंदी है तो आपको उस पर भी गर्व होना चाहिए, उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। भारतीय नेताओं ने यहाँ पर श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं होने दी और दूसरे प्रांतों पर हिंदी को थोपने का काम नहीं किया। यहाँ पर हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। आपने देखा कि केंद्र होता है और राज्य होता है, दोनों के मध्य शक्ति का बंटवारा होता है। और संघवाद के मूल में शक्ति की बातें आती है। और व्यवहार में संघवाद कैसे मजबूत हुआ, तो यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि जिनकी सरकार केंद्र में रही उनकी सरकार राज्य में रही एक लंबे अरसे तक। और यह जान लें कि 1967 में एक पार्टी की फुलवारी वाली व्यवस्था अपने देश में समाप्त हो गई। तब से कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी सत्ता की ओर अभिमुख हुई और सत्ता ग्रहण करने लगी थी अधिक संख्या में। और केंद्र में और राज्य में जब एक ही सरकार थी तो एक ही पार्टी की सरकार थी, तो फिर वहां पर
वो उनका बात चलता था उसी पर राजनीतिक दल का। लेकिन जब अलग अलग दलों की सरकार राज्य में आने लगी, क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीतिक दल बनने लगे और वे सरकारों तक में शामिल होने लगे, तो फिर राज्यों ने अपने अधिक अधिकारों की मांग की और केंद्र उसका अनदेखी फिर नहीं कर सका। और कई बार तो ऐसा हुआ कि केंद्र में अलग, राज्य में अलग सरकारें हुई, तो उसको भंग कर दिया गया, उस सरकारों को हटा दिया गया, जो कि यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। संघवाद में केंद्र को भी अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है, लेकिन अगर गलत तरीके से हम राज्य की सरकार को हटा देते हैं तो यह संघवाद की भावना के विरोध में, के विरुद्ध ये बातें होती है। और 1990 के बाद देखें तो स्थिति और बदली। अनेक कई राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ और गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। गठबंधन दो या दो से अधिक दलों के बीच किसी बात को लेकर, किसी सिद्धांत को लेकर, किसी विचार को लेकर, किसी बिंदु को लेकर क्या एक राय बनाना और फिर शासन व्यवस्था का संचालन करना। गठबंधन सरकार क्या हुआ? एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जब कहते हैं कि नहीं हम सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने की हम स्थिति में हैं और साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं कि इस बिंदु पर हम भी आपकी बात मानते हैं, आप भी मेरी बात मानिए, और यह एक तरह से राजनीतिक गठजोड़ होता है। राजनीतिक गठजोड़ करके सरकार बनाई जाती है। अभी आप जैसे बिहार में देख सकते हैं कि भाजपा और जदयू की सरकार में है, दोनों गठबंधन किया हुआ है। उसी तरह जब गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई और न केवल राज्यों में बल्कि लोकसभा में भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो क्षेत्रीय पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षा उभरी और उन लोगों ने क्षेत्रीय जो हर एक राज्य के पार्टी थे, उन लोगों ने आपस में गठबंधन करके केंद्र में भी सरकार बनाने का प्रयास किया और सरकार बनाई, चलाई भी। और इसे हम देखते हैं कि जो सत्ता है उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने साझेदारी की और राजनीतिक रूप से देश में अस्थायित्व भी इससे देखने को मिला। हालांकि गठबंधन सरकार में इस बात का डर हमेशा रहता है कि कोई एक राजनीतिक दल जब वो समझौते से बाहर आ जाए तो फिर वहां पर सरकार गिरने का डर हो जाता है। राज्य सरकार को स्वायत्तता मिली, केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई और उसके बाद केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से राज्य सरकार को भंग करना, ये चीज फिर अपने देश में खत्म हो गई। और आज की तारीख में भी हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी अगर तत्कालीन समय देखें उससे अभी अधिक प्रभावी रूप में भी आपको दिखती है। हर राज्य में कहीं न कहीं राजनीतिक दलों का आपसी छोटे छोटे स्तर पर क्षेत्रीय दलों का गठबंधन होता है। यहां पर आप एक कार्टून देख रहे हैं कि संघ में राज्यों की शक्ति होती है, सब राज्य मिलकर संघ बनाते हैं या केंद्र अपनी शक्ति का बंटवारा करते हैं राज्यों के बीच। शक्ति तो राज्य के पास भी होती है, लेकिन अपने देश में स्थिति कुछ अलग प्रकार की है। आप देख सकते हैं इस कार्टून में कि किस तरह राज्यों की शक्ति को राज्य खुद मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, ये मेरा अधिकार है। कभी कभी आप देखते होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए आंदोलन चलाया जाता है और सरकारें देती भी है सुविधा अनुसार। यहाँ पर एक कार्टून और भी आप देख सकते हैं, गठबंधन सरकार कि किस तरह जो है
कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी कुर्सी अस्थायित्व नहीं भी रह पाती है। हर हमेशा भय बना रहता है कि किसी विचार बिंदु को लेकर यदि आपसी मतभेद हुआ तो वह राजनीतिक दल फिर सत्ता से बाहर आ जाता है। ऐसे में सरकार गिर जाती है। उन्हें जो कोई सरकार में रहता है उन्हें भी यह हमेशा भय सताते रहता है कि हम सबको संतुष्ट रखें, तो ऐसा न हो जाए कि कोई असंतुष्ट हो जाए और मेरी सरकार गिरा दे। यहाँ पर अब हम देखते हैं हिंदी की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं? अगर ये बातें कही जाए तो अनेकों भाषाएं हैं, और 2011 ईस्वी की जनगणना का हिसाब देखें तो यहाँ 1300 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, और उसे लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराई है। और लेकिन कहीं न कहीं एक मानक रूप में वह बोलचाल की भाषा में, लिखित रूप में वह हिंदी का रूप ले लेता है। और हम जैसे देखें भोजपुरी है, मगही है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भिली, तो अंगिका भाषा, मैथिली, तो ये सब कहीं न कहीं हिंदी से जुड़ा हुआ भाषा है। और अगर जनगणना को देखें तो 114 प्रमुख भाषाएं यहाँ पर है, और वहीं आप जानते हैं कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए इसको अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। और भाषा के हिसाब से इतनी अधिक विविधता पूरी दुनिया में आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं असमिया है, बंगला है, डोडो है, डोगरी है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो ये सारे भाषाएं आपको देखने को मिल जाती है। और कहीं दूसरे देशों में इतनी अधिक भाषाएं देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई एक भाषा, इतना भाषा होने के बावजूद कोई एक भाषा कोई पूरे देश में सभी लोग मानने को तैयार नहीं है, नहीं रहेंगे, कदापि नहीं होंगे। और कोई भी भाषा बहुसंख्यों की मातृभाषा नहीं है। हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, और 11 की जनगणना के अनुसार 43.63% लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का जो प्रयोग करते हैं, इसको यदि हम लोग जोड़ लें तो 50% से ऊपर की आबादी चल जाएगी। इस सब की तुलना में यदि हम अंग्रेजी को देखें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। 0.20% लोगों की ही मातृभाषा अंग्रेजी है। और वहीं अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि हिंदी को कब से दर्जा दिया गया था। आप जान लें हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान ने, अपने संविधान, भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। और राजभाषा का मतलब कि जितने भी ऑफिशियल कार्यालय में कामकाज होंगे वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होंगे। और इसीलिए आप जानते भी होंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अपनी देश से यदि अलग जाए तो दुनिया में अभी के तारीख में 193 देश हैं, और लगभग 137 देशों में हिंदी बोलने वाले लोग हैं। और पूरी दुनिया को देखें तो 100 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे। और भारत के पड़ोसी देश या अन्यत्र जहाँ की भारतवंशी, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, नेपाल चले जाइए, चीन चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बर्मा चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, मालदीव चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, भूटान चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, इन सब देशों में भी आपको हिंदी जानने वाले लोग मिलते हैं। हिंदी का दायरा बहुत बड़ा व्यापक है। इन सब के बावजूद अपने देश में दूसरी भाषा को भी सम्मान दिया गया है। उनको ये न लगे उनके भाषाभाषी लोगों को कि मेरे साथ अन्याय किया जाता है, इसलिए संघीय प्रदेश होने के नाते उनके भी अधिकारों का सम्मान किया गया है, उनको भी महत्व दिया गया है।
आपको जो कोई भाषाएं याद आ रही है आप कम से कम 10 भाषाओं को लिखें। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि एक इतिहासकार रामचंद्र गुहा का नाम आता है। तो उनका जो है टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार होता है, तो उसमें 1 नवंबर 2006 को जो छपा था वो इसमें दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन, उनका कहना था राज्य पुनर्गठन आयोग को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था और अपने देश में अपने दौर में अपने तरीके से राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर नए प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। परंतु जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ और तो इसका बंटवारा भी हो गया। तो लेकिन वहां पर भाषा की समस्या नहीं थी, मुल्क का बंटवारा हुआ है धर्म के आधार पर। अच्छा, विभाजन धार्मिक आस्थाओं से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था का एक ऐसी ही चीज जिसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे, नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद किया है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय या तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसे 2 पहचान के साथ आसानी से वो जीते हैं अपने देश में। और ये विवाद सुखद नहीं है लेकिन उतने भी बुरे नहीं है। ठीक है, वो अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उनका लोकल लैंग्वेज है क्षेत्रीय, तो उसका जो है वो उसमें भी काम करते हैं और भारतीय को भी मानते हैं। और भाषावार राज्य का गठन जब हो रहा था उसमें लगा था कि देश का एकता पे खतरा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी संभावनाएं, कोई भी आशंकाएं सब निर्मूल साबित हुई और ऐसा कुछ बात नहीं हुई। और लेकिन उसके पहले जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था तो अन्य प्रांतों में लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग शुरू कर दी थी। और रामचंद्र गुहा जी लिखते हैं, भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ अलग ही होती। में विकेंद्रीकरण, इसको यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि जो है संघीय शासन व्यवस्था के तहत 2 स्तर वाली सरकारों का जिक्र किया गया। 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र में और एक राज्य में। वहीं भारत की स्थिति देखें तो यूरोप जैसे देश के बनिस्बत यहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ के कई देशों से यहाँ के राज्य बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। भारत के कई राज्य अपने अंदरूनी तौर पर, आंतरिक तौर पर कई तरह के विविधताओं से भरे दिखते हैं और उन राज्यों में भी लगता है कि सत्ता के बंटवारे की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर होती है, आप ये जान लें। और पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा कौन स्तर हुआ तो यह हुआ स्थानीय सरकारों का। आपने पंचायती राज का नाम जरूर सुना होगा। यह कहाँ होता है तो पंचायत, प्रांतीय जो सरकारें होती है उसके भी अधीन होती है, उसके नीचे होती है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, कोई पूरी पावर, पूरी ताकत, पूरी सत्ता एक जगह केंद्रित न हो जाए, उसका विकेंद्रीकरण हुआ, वो अधिकार दूसरों को भी कुछ हस्तांतरित हो। तो इसके पीछे, विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है कि सरकार का संघीय ढांचा ऐसा हो जिसमें तीसरे स्तर की स्थानीय शासन का भी जिक्र हो, उसकी उपस्थिति हो और लोग को तीनों स्तर के शासन से लाभ मिल सके। और केंद्र और राज्य दोनों सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय स्तर की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको दी जाती है। इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, यदि इसका क्वेश्चन आवे, इसका जवाब देना है केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर जब स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण के पीछे मूलतः सोच यही रही कि स्थानीय स्तर पर जो लोग
जुड़े रहते हैं पंचायती राज से, स्थानीय शासन से, और वहां पर वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्थानीय लोग जो आसपास के लोग हैं इसकी जरूरत क्या है, तो वहां पर अच्छी तरीके से फुलफिल हो सकेगा उसका इच्छा और आवश्यकता, और वे पैसे की अनावश्यक बर्बादी करने से ही बचेंगे। वो जानते हैं कि कितना पैसा खर्च किया जाएगा और मेरे ही इलाके में खर्च होगा, इसीलिए वो गलत करने से बचेंगे। तो इस तरह यहाँ पर स्थानीय विकेंद्रीकरण के माध्यम से तीसरे स्तर की शासन की विकल्पना की गई है। और इससे क्या होता है, कई तरह के लाभ भी होते हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है, सबों को लगता है कि नहीं हम भी अपनी सहभागिता निभावें। स्थानीय सरकारों की स्थापना और स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या समझ लें, और यह भी जान लें कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत, इसकी जरूरत अपने संविधान में भी महसूस की गई और इसको अपनाया गया, स्वीकार किया गया। हम देखते हैं कि शहर में जो है आपने नगर निगम का नाम सुना होगा, नगर पंचायत का नाम सुना होगा, नगर पालिका का नाम सुना होगा, वो शहर की आबादी पर निर्भर करता है। और गांव में ग्राम पंचायत का आपने नाम सुना होगा। और ये क्या होते हैं, ये राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में इसको रखा गया है। और स्थानीय सरकार के लिए 1992 में पंचायती राज अधिनियम बना, 73वां संशोधन किया गया संविधान में, और तब से संविधान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भी अधिकार दिया गया। उन्हें 29 विषय सौंपे गए और नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए कि वे टैक्स भी ले सकते हैं और स्थानीय शासन को अच्छा बना सकते हैं। और ये विकेंद्रीकरण जब हुआ तो लोगों को भी जागरूकता आई, जागृति आई, महिलाओं में जागृति आई, वे आगे बढ़े और कई क्षेत्रों में इसका लाभ देखने को मिला। पहले था कि सरकार का मन होता तो चुनाव कराएगा, जब हुआ तब कराएगा, लेकिन अब पंचायत का भी चुनाव कराना बाध्यता हो गई कि 6 माह के अंदर उनका भी चुनाव करा लेना है। कई गांव मिलकर एक पंचायत बनाया जाता है, आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। और एक पंचायत में, एक टोला में एक वार्ड भी बनाया जाता है, और एक पंचायत में कई वार्ड होते हैं, और एक पंचायत में मुखिया भी होते हैं। ये लोग कैसे चुने जाते हैं, तो सबको वोट द्वारा, सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार द्वारा उस पंचायत के उस वोटर लिस्ट जिसका भी नाम है, सब जाके वोट करते हैं और वो फिर चुने जाते हैं। और इसके लिए आम पब्लिक को जोश आता है कि नहीं हम भी वोट देंगे, और स्थानीय स्तर पर लोगों में उत्साह का भी संचार होता है कि हम भी अब प्रतिनिधि बन सकते हैं। और यह स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर का है। आप देखते होंगे कि ग्राम पंचायत के स्तर पर मुखिया होता है, सरपंच होता है, तो पंचायत समिति होता है प्रखंड के स्तर पर, और वहीं जिला परिषद भी होता है, तो उसका स्तर जिला लेवल का होता है। पंचायत समिति लोग मिलकर ही प्रमुख बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पंचायत में एक पंच भी होता है, सरपंच भी होता है, हर एक वार्ड में पंच होता है, और पूरे पंचायत में एक सरपंच भी होता है। और सबों का चयन, सबों की नियुक्ति कैसे होता है, तो वोट के द्वारा चुनाव में जो जीतते हैं सभी सारे वयस्क लोग मतदान करते हैं, और पंचायत का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम सभा क्या होती है, तो ग्राम सभा वहाँ के सारे वोटर होते हैं। ग्राम पंचायत में जितने भी मतदाता है सारे लोग इसके सदस्य होते हैं, और ग्राम पंचायत का बजट पास होना होता है, तो उसके कामकाज की समीक्षा की जाती है, 2 से 3 बार उसकी बैठक करनी होती है। ऐसी भी बातें का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि हर जगह इसका अक्षरशः पालन नहीं होता है। और जिला तक पंचायत समिति की तथा स्थानीय स्तर पर पंचायत चुनाव भी होता है, और किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर कहीं कहीं जिला परिषद का भी गठन होता है। हर जगह स्थिति अलग अलग है, और जिला परिषद में के मेंबर जो स्थानीय वहाँ के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वे भी उसके मेंबर प्रमुख रूप से होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ऐसा किया गया है।
और स्थानीय शासन वाली संस्थाएं, तो आपने जाना कि शहरों में कौन होगा, तो नगर पालिका। और अगर वही बड़ा शहर हो जाए तो बड़ा शहर में होता है नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी आपने सुना होगा, नगर निगम। नगर पालिका, प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, नगर पालिका प्रमुख। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। आप भारत का मानचित्र बनाइए और वहां आप दर्शाइए कि मणिपुर कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है और गोवा कहाँ है। आप संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को बताइए। 1992 का संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में परिवर्तन देखने को मिला। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रमुख बातों को आप लिखें और अपने पुस्तक में दी गई प्रश्न उत्तर को बनाएं। और यदि कोई परेशानी हो समझने में, बनाने में, उत्तर तैयार करने में, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यथासंभव आपकी हम सहायता करेंगे। धन्यवाद।